पीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत स्वातंत्र्योत्तर स्त्री उपन्यास इकाई पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास लेखन में स्त्री रचनाकारों के प्रमुख सरोकारों को समझ सकेंगे। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में स्त्री संबंधी प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जान पाएंगे और सन 1994 के बाद स्त्री उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कर सकेंगे। पिछली इकाई में आपने स्वातंत्र्योत्तर स्त्री उपन्यास लेखन के प्रमुख सरोकारों और वैशिष्ट्यों को पढ़ते हुए 1960 से 1994 से पूर्व तक के स्त्री उपन्यासों के प्रमुख उद्देश्यों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी हासिल की। इस इकाई में 1994 के बाद लिखे गए स्त्री उपन्यासों में स्त्रियों को एक नए तेवर के साथ उभरते हुए देखा गया है। स्त्री अस्मिता की नई पहचान लिए हुए ये उपन्यास स्त्री उपन्यासों की श्रृंखला में एक नई कड़ी का निर्माण करते हैं। सन 1994 में इदं न मम उपन्यास के प्रकाशन के साथ मैत्रेयी पुष्पा हिंदी उपन्यास को एक नया आस्वाद, नया तेवर और नया लोकेल देती हैं और इसीलिए हम 1994 से एक नए कालावधि में रचित उपन्यासों की एक नई कोटि बनाते हैं। 90 के दशक की वे सर्वाधिक चर्चित और सशक्त उपन्यासकार हैं। इसलिए नहीं कि राजनीतिक पैंतरेबाजी को मूल्य बनाकर वे अपनी स्त्रियों को जंग लड़ने भेजती हैं, बल्कि इसलिए कि आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में जहां पूरी दुनिया एक गांव में सिमट कर रह जाने की घोषणा से, बल्कि इसलिए कि आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में जहां पूरी दुनिया के एक गांव में सिमट कर रह जाने की घोषणाएं हो रही थी, वहीं अपनी अपनी जातीय अस्मिता और संघर्ष के साथ मुख्य धारा से कटकर दृश्य पटल से लगभग ओझल हो गए गांवों और जनजातियों को कथा का केंद्रीय विषय बना। यह वह दौर है जब उपभोक्ता संस्कृति के प्रसार ने इंसान को मनुष्य बनाने की अपेक्षा उत्पाद बनाने के दायित्व को अपना धर्म बना लिया है और धर्म मनुष्य मात्र के कल्याण की ऊर्ध्वगामी राहों के अन्वेषण का नाम न रहकर अकूत मुनाफा देने वाली एक इंडस्ट्री बन गया है। बिकने के लिए बाजार में सब कुछ दांव पर लगा है, मूल्य से लेकर मनुष्य, राजनीति से लेकर धर्म, संस्कृति से लेकर निजी और जातिगत आस्था। इसलिए हास्यग्रस्त अस्मिताओं के उभार का जितना शोर है उतना ही उग्र है उनके विरोध और दमन का भीषण तांडव। गरीबी और बदहाली बढ़ी है तो शिक्षित मध्य वर्ग की तादाद, जिसके पास सपनों की पोटली है और इरादों की मजबूती भी। लेकिन यह चौंका देने वाला तथ्य है कि इसी शिक्षित मध्य वर्ग में हिंदुत्व का उभार तेजी से हो रहा है, जिसे न केवल राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है बल्कि कॉरपोरेट जगत भी इस हिंदुत्ववादी हुंकार से समाज में सांप्रदायिक द्वेष को हवा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। स्त्रियों की स्थिति में शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के कारण सुधार हो रहा है, लेकिन साथ ही बलात्कार, यौन हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या और खाप पंचायतों की अनुचित दखलंदाजी से उनकी स्थिति विकटतर होती जा रही। ऐसे परिदृश्य में उपन्यास लेखिकाएं परंपरागत दृष्टि से स्त्री प्रश्नों पर भी विचार कर रही हैं और स्त्री पुरुष संबंध के दायरे से बाहर पड़ने वाले बृहत्तर मुद्दों को भी उपन्यास का विषय बना रहे। मैत्रेयी पुष्पा ने स्त्री, खास तौर पर ग्रामीण स्त्री को लेकर प्रचुर मात्रा में साहित्य रचना की। इदं न मम चाक उपन्यासों के माध्यम से वे इस तथ्य को प्रतिपादित करती हैं कि स्त्री मुक्ति और स्त्री सशक्तिकरण की कोई भी मुहिम तब तक अधूरी है जब तक राजनीति में स्त्री की सक्रिय भागीदारी नहीं हो जाती, क्योंकि नीति निर्धारण की ताकत ही समाज को नई दिशा दे सकती। हालांकि स्त्री विमर्श को देह विमर्श का पर्याय साबित करके और देह विमर्श के साथ मैत्रेयी पुष्पा का नाम नत्थी करके हिंदी आलोचना स्त्री विमर्श की सकारात्मक व्यंजनाओं और मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में उभरती नई स्त्री चेतना की ओर से
आंख मूंदने का एक बौद्धिक अभियान चला रही। लेकिन इतना तय है कि ग्रामीण समाज व्यवस्था और राजनीति में स्त्री जिस खामोश मजबूती के साथ अपने पैर धीरे धीरे जमा रही है, मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास उसे एक अतिरंजित मुखरता के साथ प्रस्तुत कर रहा है। मैत्रेयी पुष्पा जिस स्त्री को अपना प्रवक्ता बनाती हैं, वह मध्यवर्गीय शहरी समाज की वर्जनाओं से अनभिज्ञ है। परंपरा उसे घेरे में बांध लेना चाहती है, लेकिन लोक कथाओं और लोकगीतों के जरिए वह दिन रात जिस लोक परंपरा के संपर्क में रहती है, वह उसे निर्भीक और उन्मुक्त कर नैतिकता के दोहरे मानदंडों से टक्कर लेना सिखाती। यह खेतीहर स्त्री अपने श्रम के मूल्य को जानती है और अपनी देह में छिपी उस रति गंध को भी जो पुरुषों को दीवाना कर उन्हें भोग का माल बना दे। शहरी समाज की इस विडंबना को वह अपने समाज में नहीं आने देना चाहती, इसलिए अपनी देह के स्वामित्व का दायित्व किसी और को न सौंपकर वह स्वयं उसका उपयोग करना चाहती। मैत्रेयी पुष्पा स्त्री की इस शातिर मनोवृत्ति को कुट्टनी धर्म की संज्ञा देकर सतीत्व के विलोम स्वरूप स्त्री धर्म के रूप में महिमा मंडित करने का प्रयास करती दिखती है। लेकिन हकीकत यह है कि व्यक्तिगत सुख लाभ के लिए अपनी या दूसरों की मानवीय गरिमा की बोली लगाना बेहद गर्हित कार्य। 1999 में रचित उपन्यास झूला नट की नायिका शीलो द्वारा देह को हथियार बनाकर देवल बालकिशन की आड़ में पति सुमेर को पटकनी देने की कोशिश के मूल में बेशक पुरुष की ज्यादतियों, पारिवारिक संपत्ति में स्त्री के हिस्से को हड़पने और बिछुआ पहनाकर स्त्री को गाय बकरी की तरह हाँक ले जाने वाली सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति बगावत है, लेकिन देह संबंध का मकड़जाल बुनकर मैत्रेयी पुष्पा पाठक के हृदय में जुगुप्सा उत्पन्न करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। प्रेम और श्रृंगार जैसी अति सूक्ष्म और अलौकिक अनुभूतियां जब रीतिकालीन साहित्य में मांसलता के तलछट में दम तोड़ने लगती और स्त्री विलासी वर्चस्वशाली वर्ग के सस्ते मनोरंजन के लिए उपलब्ध माल बन जाती है, संवेदनशील मनुष्य द्वारा इस साहित्य और मनोवृत्ति का तिरस्कार किए जाना जरा भी गलत नहीं लगता। मुक्ति की लड़ाई पुरुष सा बनकर चितपट के खेल में रम जाने की शातिर बिसात नहीं, गरिमा के साथ अपनी अस्मिता को पुनः पाने की लड़ाई है, जिसका लक्ष्य है प्राणी मात्र के हृदय में स्त्री के प्रति सम्मान और संवेदना का प्रसार करना। यह ठीक वही मांग है जो इदन्नम्मम में मंदा अपने आचरण द्वारा करती रही है। यौन हिंसा जैसी पुरुष ज्यादतियों के दंश को पोंछने के लिए दूने उत्साह से स्त्री के घावों पर मरहम लगाने का अभियान चलाती है मंदा, ताकि अपने दर्द को दवा बनाकर समाज को संवेदनशील बनाया जा सके और फिर आत्ममंथन की इस वैचारिक प्रक्रिया को समझा जा सके कि कोई भी लड़ाई अकेले अपने बूते नहीं लड़ी जा सकती। पूरी व्यवस्था से टकराने के लिए विचार को जन आंदोलन का रूप देना ही हो। सदियों से जमे पूर्वग्रह के आइसबर्ग किसी एक चिराग के जलाने से पिघलाए नहीं जा सकते। उन्हें धीरज, संगठन और विवेकशील नेतृत्व के साथ इस जन आंदोलन को वक्त की जरूरत और पहचान बनाना। मंदा अपने भीतर सूरजमुखी अंधेरे के की नायिका रत्ती के वैचारिक औदार्य को भी समेटे हुए है, जो बलात्कारियों की बर्बरता का शिकार होकर भी पुरुष से घृणा नहीं करता। मंदा मनुष्य को बर्बर बनाने वाली व्यवस्था से जूझने के लिए स्त्री के साथ साथ पुरुष के सहयोग की भी आकांक्षिनी। प्रेम की टीस कलेजे में छुपाकर वह एक ऐसे समाज की रचना करना चाहती है जहां अपनी अपनी पूर्व परिभाषित रुग्ण भूमिकाओं से मुक्त होकर स्त्री पुरुष मनुष्य के रूप में स्वयं को और एक दूसरे को चीन सके। संयम और औदात्य के छोरों में बंधी है मंदा, और मंदा के विजन को मैत्रेयी पुष्पा अधिक देर तक बनाए नहीं रख पाती। सब कुछ जल्दी पाने की हड़बड़ी में संयम शॉर्टकट में और औदात्य संकुचित दृष्टि में ढल जाता है, जिस कारण सारंग, शीलो और अलमा में विघटित होकर स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम को एक सस्ता फूहड़ नारा बना दे। चित्रा मुदगल का 2000 में रचित उपन्यास की नायिका नमिता और अन्य महत्वाकांक्षिणी स्त्रियों में भी
देह की नाव के सहारे समंदर पार करने की यही कुटिलता है। फर्क यह है कि नागर समाज के इन स्त्रियों को पाखंड के सहारे अपने मंतव्यों को छुपाकर आभिजात्य की चादर ओढ़ना खूब आता है। फिर भी इन सारे विचलनों के बावजूद मैत्रेयी पुष्पा के अवदान को यदि इदन्ना मम उपन्यास तक ही सीमित करें तो राजनीति में स्त्री की भागीदारी की वकालत करके वे इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि नीति निर्धारण की ताकत पाए बिना स्त्री सशक्तिकरण और मानव मुक्ति दोनों ही संभव। राजनीति में महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में सभी राजनीतिक दलों का एकजुट होकर लामबंद होना संवाद और सृजन की संभावनाओं को सिरे से नकारने की कोशिश ही तो है। कहीं ईश्वरी फाग 2004 में रचित मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है और फरिश्ते निकले 2015 में रचित उपन्यास। मैत्रेयी पुष्पा के बाद लवलीन का उपन्यास स्वप्न ही रास्ता है घोषित तौर पर स्त्री पुरुष संबंधों का लेखा जोखा न होकर स्त्री पुरुष संबंधों की रूढ़ आंतरिक संरचना की पड़ताल करता है। विवाह के विकल्प रूप में उभरी लिविंग टुगेदर रिलेशनशिप जैसी पश्चिमी अवधारणा उन्मुक्त और लचीले स्वरूप के बावजूद भीतर से उतनी ही अनुदार और सामंती है। इसका विश्वसनीय चित्रण लवलीन ने अपरा बिजौन संबंध के जरिए किया है, जो एक दूसरे को मानसिक भावनात्मक बौद्धिक स्तर पर समृद्ध करने के विश्वास के बावजूद 10 महीने में ही अलग हो जाता। लवलीन सिर्फ कथाकार या एक्टिविस्ट नहीं, चिंतक भी। घटनाओं के सारे सूत्र अपनी मुट्ठी में भींचकर वक्त पर छितराना उन्हें खूब आता है। इसलिए अपरा बिजौन संबंध नई पीढ़ी की प्रयोगधर्मी मानसिकता या नारीवादी उच्छृंखलता का प्रतीक बनकर सिमटने की बजाय स्त्री पुरुष संबंधों को जड़ कर देने की हमारी यांत्रिक सोच को कुरेदने की प्रक्रिया बन जाता है। इसकी ओर मृदुला गर्ग उसके हिस्से की धूप और चितकौबरा में पहले ही ध्यान आकृष्ट कर चुकी हैं, यह हम पिछली इकाई में जान चुके। स्वप्न ही रास्ता है उपन्यास में लवलीन की क्षीण होती सर्जनात्मकता को पुष्ट वैचारिक विश्लेषण ने संभाले रखा है। वे तथ्यों और घटनाओं के संजाल में खबरों को उभारती हैं। खबरों के नीचे हाथ पैर पटकती जिजीविषा या चौराहे पर किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ी विभ्रम मति को जीवंत अभिव्यक्ति नहीं दे पाती। नैरेटर की तरह वे सुगनी की व्यथा कथा को पुरुषवादी अदालत और व्यवस्था के सामंती दंभ के परिप्रेक्ष्य में विस्तार पूर्वक कहती है। हमें यह जान लेना है कि सुगनी भंवरी बाई से प्रेरित एक कथा चरित्र है। वे सुगनी बनकर उसकी व्यथा को झेलती नहीं है, यह लवलीन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और ना ही भंवरी यानी सुगनी की व्यथा कथा को एहसास के बिंदु को विचार और चेतना की मशाल बनाकर दहकने का कोई अवकाश देती। पूर्वाग्रही न होते हुए भी यहाँ अपरा के लिए उसकी मित्र मंडली में प्रचलित उक्ति कि अपरा इज विक्टिम ऑफ हर ओन बिलीफ कहीं लेखिका पर भी लागू हो जाती है, जिसकी झलक हम उनकी कहानी सुरंग पार की रोशनी में भी देख सकते हैं। स्त्री प्रश्नों को लेकर लिखे गए उपन्यासों में अनामिका के उपन्यास 10 द्वारे का पिंजरा तथा तिनका तिनके पास का उल्लेख इसलिए भी जरूरी है कि कठ गुलाब की परंपरा में वे स्त्री के उत्पीड़न के लिए पुरुष की स्त्री द्वेषी मानसिकता को दोषी ठहराती है, लेकिन साथ ही पुरुष के सहचर के रूप में स्त्री मन के पुरुष की परिकल्पना भी करती है, जो स्त्री पुरुष संबंध को नई दिशा और गति दे सकता है। अल्पना मिश्र का अनिहारे तलछट पर चमका उपन्यास, कविता का उपन्यास ये दिए रात की जरूरत थे, मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास गंधर्व गाथा और पंचकन्या, निर्मल भुराड़िया का उपन्यास गुलाम मंडी और रजनी गुप्त के उपन्यास कहीं कुछ और, किशोरी का आसमां, एक न एक दिन, कुल जमा 20 और ये आम रास्ता नहीं है, इस कालखंड के महत्वपूर्ण उपन्यास कहे जा सकते हैं। अन्य उपन्यासकारों में शरद सिंह, जयश्री राय,
नीरजा माधव, उषा यादव, लता शर्मा, वंदना शुक्ल और शिवा तिवारी का नाम लिया जा सकता है। जहां तक सामाजिक समस्याओं को उपन्यासों में उकेरने का प्रश्न है, हम कह सकते हैं कि इस कालखंड के स्त्री लेखन की खासियत यह है कि वह स्त्री से इतर अन्य सामाजिक सरोकारों पर बेहद शिद्दत से बात करता है। यहाँ तक कि कश्मीर समस्या पर ही चंद्रकांता के कालजयी उपन्यास कथा सतीसर के अतिरिक्त संजना कौल का उपन्यास पाषाण युग, क्षमा कौल का उपन्यास दर्दपुर, मनीषा कुलश्रेष्ठ का शिगाफ और मधु कांकरिया का सूखते चिनार इस कालखंड में आए। चंद्रकांता का उपन्यास कथा सतीसर कश्मीर समस्या के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक पहलुओं पर भी विचार करने वाली महत्वपूर्ण दस्तावेजी रचना है। कश्मीर विशेषज्ञ के रूप में जानी जाने वाली लेखिका चंद्रकांता ने कथा सतीसर में 1931 से 2000 तक की समयावधि में औपन्यासिक कथा को विन्यस्त किया है और इस दौरान एक भूगोल, पुराण और लोकाख्यानों को भी कहा है। लेकिन हर आख्यान अपनी अंतिम टेक में उस कसैली अनुभूति से जुड़कर एक यक्ष प्रश्न बनता है कि आधा मुसलमान कहे जाने वाले कश्मीरी पंडित और आधा हिंदू कहे जाने वाले कश्मीरी मुसलमान के बीच ऐसा क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा जो एक दूसरे पर कांगड़ी उछाल देने वाले क्रोध से आपूरित होते थे, वह क्रोध अब कलिश्निकोव और AK-47 से अपने ही हमवतनों के खून से हाथ रंगने लगा। कथा सतीसर चंद्रकांता के समूचे कृतित्व का निचोड़ है, उनकी सारी अनुगूंजों और अंतर्ध्वनियों के साथ गूंजता हो। इसलिए अकारण नहीं कि कथा सतीसर के भीमकाय कलेवर से गुजरते हुए हमें बार बार उन भाव गझिन कहानियों की याद आती रहे, जिनका होना न केवल कश्मीर के नैरेटर के रूप में चंद्रकांता की पहचान को पुख्ता करता है, बल्कि मानवीय त्रासदी को संवेदना के धरातल पर एक सा महसूस करने का विलक्षण सामर्थ्य भी देता है। हमारा शहर उस बरस उपन्यास में गीतांजलि श्री सांप्रदायिकता जैसी बीहड़ समस्या से टकराकर धर्म की अंधी जुनून भरी ताकतों द्वारा बुद्धिजीवियों और शिक्षण संस्थाओं को परिचालित करने की क्षमता के भीतरी कारणों की पड़ताल करती। उपन्यास पारंपरिक ढांचे से पूर्णतः अलग चित्रकला की कोलाज शैली में रचा गया है। जीवन को खंड खंड करते हादसे और त्रासदियों के टुकड़े इसमें हैं और इन टुकड़ों के बीच में छिपी है मनुष्यता और आशा, जरूरत उन्हें देखने और जोड़ने की। लेकिन इसके लिए तीसरी आंख और धीरज किसके पास है? यह कहानी का शिल्प है जो आज के समय की एक विलक्षण विशिष्टता है, जिस पर हम सिर्फ विचार कर सकते हैं और एक बेहद अफसोस के साथ अपने को बेहतर करने की उम्मीद और एक प्रेरणा आपस में बांट सकते। गीतांजलि श्री चूंकि स्वयं इतिहास की छात्रा रही हैं, अतः सांप्रदायिक द्वेष की निस्सारता को उद्घाटित करने के क्रम में वे इतिहास में घटी घटनाओं को संगति और तारतम्य देना बेहद जरूरी मानती। साथ ही इतिहास अध्ययन के लिए आवश्यक दृष्टि अपनाने पर भी बल देती। यह इतिहास दृष्टि अपने आप में और कुछ नहीं, साझी संस्कृति की जीवित मिसाल भर। वे इतिहास को सामान्यीकृत करने की संकीर्ण कोशिशों का विरोध करती और कहती हैं कि स्याह और सफेद में नहीं बंटी है कौमें, न सच न समाज। इसलिए यदि इतिहास का पुनर्लेखन करना ही हो तो क्यों हम इस झूठ को बढ़ावा दें कि एक कौम ने मंदिर तोड़े और दूसरी सहनशील बनी रही। अलगाव के प्रतीकों को ढूंढने की अपेक्षा क्यों नजरुल इस्लाम और अमीर खुसरो के कृतित्व को महिमा मंडित नहीं किया जाए? क्यों नहीं दोनों ही कौमों के भीतर छिपे सांप्रदायिकता के बीजों को देखते हुए खुलासा किया जाए कि एक कौम में सांप्रदायिकता यदि डर और असुरक्षा से पैदा होती है तो दूसरी कौम में ताकत और अहंकार से। हनीफ और शरद सरीखे सेकुलर बुद्धिजीवियों का कट्टर धार्मिक अस्मिताओं में रिड्यूस होना और हाशिए पर पड़े दद्दू और बाबू पेंटर का क्रमशः केंद्र में आते चलना
इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष रूप को बचाने के लिए आम आदमी को अपनी ओर से सकारात्मक पहल करनी ही होगी। साहित्य को शोध और बीहड़ यथार्थ के साथ संबद्ध करके मानवीय त्रासदी के अनेकविध पहलुओं की बारीक जांच करना भी समकालीन स्त्री लेखन की विशिष्ट पहचान रहा है। इसे मैत्रेयी पुष्पा बेहद सशक्त ढंग से अपने बूते परवान भी चढ़ा रहे। अपराधी कही जाने वाली घुमंतु जनजातियां जैसे कबूतरा, मोघिया, कलंदर, सांसी, कर्नट, पारदी, ये सब सभ्य नागर समाज के लिए कौतुक और भय की वस्तु रही। कारण यह है कि इनका पेशा है चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट। अलमा कबूतरी का फलक काफी बड़ा है और उससे भी बड़ा है लेखिका का लोभ, जो समाज की सतह पर कुकुरमुत्ते से उगी हर विद्रूप सच्चाई को आग्रहपूर्वक संजो लेना चाहता है। इसलिए कबूतराओं की बदनुमा हालत, कज्जाओं की, जो सभ्य समाज के लिए प्रचलित शब्द है, कज्जाओं की घृणा और हृदयहीनता, पुलिस का अमानुषिक बर्बर रूप, चंबल के बीहड़ों से निकलकर डाकुओं का विधानसभाओं में प्रवेश, पुलिस अपराधियों और राजनीति का गठबंधन आदि पर टुकड़ा टुकड़ा प्रकाश डालकर यह उपन्यास को एक कोलाज का रूप दे डालता है। इससे कबूतराओं के संघर्ष की केंद्रीय कथा का प्रभाव विशृंखलित हो जाता है। संघर्ष मैत्रेयी पुष्पा की पूर्ववर्ती सभी औपन्यासिक रचनाओं का वेंटेज पॉइंट रहा है, लेकिन यहाँ अलमा कबूतरी में वे संघर्ष से बचती दिखाई पड़ती है। अन्य पात्रों की तुलना में अलमा थोड़ी बहुत आशाएं जरूर जगाती है, लेकिन नंगी मादा देह के शर्मनाक एहसास से ऊपर उठकर अलमा एक विचारशील युवती के रूप में अपने व्यक्तित्व को संवारने की कोशिश भी करती है। और जब यह कोशिश करती है तो अति नाटकीय ढंग से श्री राम शास्त्री की हत्या और चुनावी दंगल में अलमा के उतरने की घोषणा उसके संघर्ष की बुनियाद को मिटा डालती। पौराणिक सुखांत कथाओं की तरह नायक नायिका के कष्टों को पुरस्कृत कर देने की हड़बड़ी पहली बार मैत्रेयी पुष्पा के इस उपन्यास में दिखाई पड़ी। प्रश्न उठता है कि क्या इसलिए कि वे जानती हैं उनके पात्रों के पास संघर्ष का अपेक्षित मादा और विजन का सामर्थ्य नहीं है, या इसलिए कि प्रचलित मुहावरे को अस्वीकार करते हुए राजनीतिक पैंतरेबाजी को ही वे संघर्ष का पर्याय मान ले। मैत्रेयी पुष्पा की परंपरा की अगली कड़ी है शरद सिंह। शरद सिंह मोटे तौर पर बेड़नियों के अंतरंग जीवन पर केंद्रित उपन्यास पिछले पन्ने की औरतों में सामाजिक दायरों का विस्तार करते हुए एक संवेदनशील बुद्धिजीवी महिला रचनाकार के रूप में नजर आती हैं। लेकिन यह रचना इधर उधर फैल बिखर कर जिस मंथर गति से आगे बढ़ती है, वहां बेड़िया समाज का अपरिचित समाजशास्त्र और मनोविज्ञान नए आयामों के साथ नहीं खुलता, बल्कि पुरुष की चिर परिचित सामंतिक मानसिकता ही उभरती चलती है और साथ ही स्त्री की करुण विवशता भी। बेड़नियों की कथा भी एक सी ही है इस उपन्यास में। वही राई नर्तकी के रूप में प्रशिक्षण, साथ साथ चोरी की कला में भी महारत, सिर ढकना जैसी प्रथाएं, सरपरस्त पुरुष और उसके परिचितों वारिसों के दैहिक शोषण को सहने की सतत पीड़ा, धनाभाव और देह व्यापार की मजबूरियां। कहने को अलग अलग नामों के जरिए इन बेड़नियों को निजी पहचान और वैशिष्ट्य देने की कोशिश की गई है, लेकिन श्यामा, नचवारी, फुलवा, रसूबाई, इन सब नामों को थकियाकर उनके स्थान पर जाति सूचक एक ही पहचान हावी रहती है, बेड़नी। लेखिका ने स्वयं बीहड़ और तिरस्कृत क्षेत्रों में भ्रमण करने के जोखिमों का हवाला देकर अपनी शोध को प्रामाणिक और गहन बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन शोध प्रक्रिया के दौरान तथ्यों, आंकड़ों, जानकारियों को विश्लेषित और संश्लेषित करने के बाद अभिव्यक्त करने की क्रिस्पनेस जो कलात्मकता के रूप में ढल जाती है, उसे वे अंत तक नहीं जान पाए। इसलिए न केवल संदर्भ नकार कर बार बार तथ्यों की आवृत्ति होती रही है, बल्कि उनकी प्रस्तुति के पीछे सर्जनात्मक दृष्टि और अनुशासन का अभाव भी दिखाई पड़ता है। तथ्य को कथा और पात्र को व्यक्ति और चरित्र बनाने के लिए जिस संवेदना, कल्पना और कलात्मकता की जरूरत होती है,
वह शरद सिंह के भीतर हमें दिखाई नहीं पड़ती। शरद सिंह का विलोम रचती है मधु कांकरिया। खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास में नक्सलवाड़ी आंदोलन के चित्रण के जरिए वे अपनी सुस्पष्ट राजनीतिक समझ का परिचय देती। और इस उपन्यास के बाद जब वे वेश्या समस्या पर केंद्रित उपन्यास सलाम आखिरी की रचना करती हैं, अपनी संवेदना और सहानुभूति को आंसू भरी करुणा में ढालकर विलीन नहीं होने देती, बल्कि बौद्धिक विश्लेषण करते हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं की अंतर्निहित विद्रूपताओं पर जता जताकर गहरी चोट करती। सलाम आखिरी उपन्यास में मधु कांकरिया जिंदगी की रवानगी की तस्वीरें नहीं देती, बल्कि जिंदगी को ठहराव और सड़ांध का कोलाज बनाकर प्रस्तुत करती। शोध से सिरजा, तथ्यों से पुख्ता और तीखे बुनियादी सवालों से बिंधा एक कोलाज। संवेदना और व्यंग्य, आक्रोश और खौफ के रंग कूची से रचा है लेखिका ने वेश्याओं की जिंदगी का समरूपी इतिहास। यहाँ हर गली और मोड़ मंजिल के नाम पर सिर्फ डेड एंड्स तक ही उन्हें पहुंचाता है। मधु कांकरिया उपन्यास के जरिए एक बेहद ज्वलंत विवादास्पद मुद्दे को प्रश्न के रूप में उठाती है कि स्त्री संगठनों द्वारा वेश्यावृत्ति को उद्योग और वेश्या को यौन कर्मी और श्रमिक का दर्जा दिया जाने की मांग क्या न्याय संगत है? यह ठीक है कि श्रमिक का दर्जा पाते ही नागरिक के रूप में उनके मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग स्वयमेव प्रतिबद्ध हो जाएगा, खास तौर पर उनके शारीरिक स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य को लेकर। लेकिन क्या यह शास्त्रानुमोदित यौन शुचिता और नैतिकता के दोहरे मानदंडों का प्रकारांतर से पोषण करना नहीं है? क्या इस मांग के पीछे विश्व मंडी के अपने तर्क और मुनाफे नहीं है, जो स्त्री देह के व्यापार के जरिए अरबों डॉलर कमाते हैं? क्या उद्योग का दर्जा देकर वेश्यावृत्ति उन्मूलन के सारे रास्ते स्वयं में बंद नहीं हो जाए? सलाम आखिरी की तरह पत्ताखोर और सेज पर संस्कृत उपन्यास भी मधु कांकरिया की तरल संवेदना के प्रत्यक्षीकरण पर नहीं है, बल्कि लेखिका के तौर पर उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाते हैं जहां संवेदना, चिंता, चिंतन और विश्लेषण में ढलकर समाजशास्त्रीय आधारों और मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों की पड़ताल का एक कारण बन जाता। सेज पर संस्कृत उपन्यास में वे जैन धर्म के उत्पीड़क कर्मकांडी स्वरूप और शारीरिक मानसिक कामनाओं के दमन के लिए प्रशिक्षित साध्वियों की दम घोटू मशीनी दिनचर्या का प्रामाणिक विवरण देती। वे सवाल उठाती है कि धर्म का अर्थ जीवन के सहज प्रकृत बहाव के विरुद्ध जाकर इंद्रिय निग्रह में सार्थकता पाना और उसी में मनुष्यता का उत्कर्ष ढूंढना है। तो क्यों इंद्रिय निग्रह की तमाम जटिल कोशिशों के बावजूद साधु साध्वियां वासना और भौतिक लालसाओं में घिरकर अपने लक्ष्य से भटकते हैं? दरअसल धर्म भौतिक कष्टों से निवारण का पलायन क्षेत्र नहीं, मनुष्य के रूप में अपनी इयत्ता को रचनात्मक दायित्वों में बांधने की प्रवृत्ति का नाम। धर्म मनुष्य के भीतर छिपे सत्य, शिव और सौंदर्य को जानने का एक बड़ा कारण है। कर्मकांड में अपनी मानवीयता को लुप्त करने का ढोंग नहीं है धर्म। पत्ताखोर उपन्यास ड्रग एडिक्शन से जुड़ा हुआ उपन्यास है। यह उस ड्रग एडिक्ट नई पीढ़ी के स्याह भविष्य से जूझने चुनौतीपूर्ण उपक्रम है, जो माता पिता के आत्म केंद्रित अथवा दिशाहीन संरक्षण के कारण पहले पत्ताखोर युवा पीढ़ी में नशाखोरी की आदत के विरोध में लिखा गया उपन्यास है। यह उस ड्रग एडिक्ट नई पीढ़ी के स्याह भविष्य से जूझने का चुनौतीपूर्ण उपक्रम है, जो माता पिता के आत्म केंद्रित या दिशाहीन संरक्षण के कारण पहले अपने आप को आरक्षित पाती है, फिर निसंग परिवेश और हृदयहीन सामाजिक संबंधों से टकराकर आतंकित और पराजित होती है और नशे में ही एक आराम और पलायन महसूस करती है। कलिकथा वाया बाईपास की लेखिका के रूप में जाने वाली अलका सरावगी ने इसके बाद और भी कई उपन्यास लिखे, जैसे शेष कादंबरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद और जानकीदास तेजपाल मेंशन। उपभोक्ता संस्कृति के प्रसार के विरोध में
जन चेतना के प्रसार का आह्वान करता उपन्यास एक ब्रेक के बाद एक मायने में कली कथा के अंत में झटपट की गई फैंटेसी को कथा के ताने बाने में ढालने का एक नया प्रयास है। उपभोक्ता संस्कृति पूंजी और ग्लैमर को केंद्र में रखकर मनुष्य को उपभोक्ता ही नहीं बना रही है, बल्कि उसे मूल्यहंता, प्रतिद्वंद्वी, निष्क्रिय शेख चिल्ली या शातिर अपराधी भी बना रही। दूसरे की कमीज के मुकाबले अपनी कमीज को ज्यादा सफेद रखने के दबाव ने उसके मानसिक और नैतिक संतुलन को गड़बड़ा दिया है। अपनी झोली में तीनों लोकों, सातों आसमानों और 10 दिशाओं की निधियां भरकर एक वक्त की भूख के साथ भकोस जाने की मनोवृत्ति ने मीडास जैसे यूनानी मिथकीय चरित्रों को उसके सामने बौना बना दिया। लेखिका सवाल करती है कि गरीब किसानों और आदिवासियों की जमीन हड़पने के बाद यह सर्वग्रासी भूख प्रकृति से भी उसकी हर निधि छीनकर क्या शांत हो जाएगी? पृथ्वी के गर्भ में समाई खदानें हो या छत सरीखे आसमान में निवास करती हवाएं, सितारे और रोशनियां, या पृथ्वी की गोद में खेलती चल अचल गोचर अगोचर कितने ही मानव मानवेतर प्रजातियां, मनुष्य के शोषण की अनवरत परंपरा ने क्या प्रकृति को शत्रु नहीं बना दिया है? तब क्या चेतावनी को सुनकर पहले ही प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित कर पारिस्थितिकी संकट को टालना उचित नहीं? अलका सरावगी गुरुचरण दास के रूप में उठ खड़े होने वाली एक सकारात्मक पहल का उल्लेख भी करती हैं, लेकिन जिस अप्रत्याशित और नाटकीय ढंग से उसकी मृत्यु का आयोजन उपन्यास में किया जाता है, उससे संदेह होता है कि स्वयं लेखिका ऐसे किसी सकारात्मक हस्तक्षेप के प्रति आश्वस्त रहे। महुआ माजी मैं बोराशिल्ला उपन्यास के बाद मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ उपन्यास में यूरेनियम के प्रदूषण और रेडिएशन की समस्या को लेकर आती, लेकिन शोध, रिपोर्टाज और अखबार के मिले जुले रूप से अलग इसे उपन्यास का दर्जा नहीं दे पाती। स्पष्ट है कि स्त्री रचनाकारों के स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था की पड़ताल के मिशन के साथ साथ अपने सरोकारों का दायरा भी विस्तृत किया है। जहां पहले के स्त्री उपन्यासों में स्त्री की समस्याएं ही केंद्रीय स्थान पाती थी, अब 1994 के उपन्यासों में नए आयाम सहजता से देखे जा सकते हैं। ग्रामीण स्त्रियों में भी अपने अधिकारों को लेकर नई चेतना विकसित हुई। इधर नमम और चाक में राजनीति में स्त्री की सक्रिय भूमिका को दिखलाया गया है, जो आगे बढ़कर आवा तक अपना विस्तार पाती है। साथ ही स्त्री पुरुष संबंधों में नए बदलाव की दिशाएं भी संकेतित हो रही हैं। आदिवासी अस्मिता भी स्त्री लेखन के केंद्र में अपनी जगह बना रही। मुख्य धारा से हटकर आदिवासी समुदायों की पीड़ा ने लेखिकाओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। आदिवासी स्त्रियों की समस्याएं अत्यधिक जटिल हैं, जिसे मैत्रेयी पुष्पा, शरद सिंह जैसी लेखिकाओं के उपन्यासों में देखा जा सकता है। धर्म, उत्तराधुनिकता और उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी उपन्यासों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दरअसल पितृसत्तात्मक व्यवस्था में भी ये प्रवृत्तियां बड़े पैमाने पर बदलाव ला रही। इससे स्त्री पुरुष संबंध भी बड़ी तेजी से अपना स्वरूप बदल रहे हैं और स्त्रियों के शोषण के नए औजार उसके साथ बड़े सूक्ष्म तरीके से अपने आप को विकराल कर रहे हैं। लेखिकाएं अपने अपने तरीके से इन सब समस्याओं को और इनके भीतर छिपे समाधानों को संकेतित कर रही हैं अपने इन उपन्यासों में, जिस कारण आज स्त्री उपन्यास लेखन का दायरा न केवल विस्तृत हो गया है, बल्कि पुरुष उपन्यास लेखन की तरह वह कहीं अपने महत्व को और अपने कालजयी अस्तित्व को प्रमाणित कर रहा है। धन्यवाद।